हेलो स्टूडेंट्स, बायोटेक में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट एंड आइसोलेट करते हैं। ये एक टेक्निक है, ये एक मेथड है और इस मेथड को ब्लॉटिंग टेक्निक में भी यूज़ करते हैं। आपने इस मेथड को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज़ किया था, ठीक है। तो ये दो टर्म इसके साथ हमेशा आपको लर्न करना पड़ेगा। एक ब्लॉटिंग टेक्निक, ब्लॉटिंग में भी सॉदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है, और साथ ही साथ आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी याद करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म आपको सुनने को मिलते हैं। कौन सा टर्म? इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। क्या करेगा ये टेक्निक? ये टेक्निक डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेगा, आइसोलेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस हम क्यों पढ़ रहे हैं, अचानक ये टॉपिक कहाँ से आ गया। अभी तक तो मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहा था, तो ये टॉपिक कहाँ से आ गया? तो ये टॉपिक कुछ इस तरीके से आया, जब आप किसी सेल से या किसी ऑर्गेनिज्म से आप जब डीएनए को निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो आइसोलेट करने के बाद आपको डिज़ायरेबल जीन सेलेक्ट करना होता है या एलियन डीएनए आपको सेलेक्ट करना होता है। तो एलियन डीएनए तक आप कैसे पहुंचेंगे, उसका एक मेथड है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल से इंटायर डीएनए मॉलिक्यूल्स आप आइसोलेट करते हैं, देन आफ्टर आप सर्च करते हैं डिज़ायरेबल जीन को। जब आप डिज़ायरेबल जीन्स को निकालने की कोशिश करते हैं, सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, देन वहाँ पर यूज़ करते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में जो नेम है वो नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ रियली क्या यूज़ होने वाला है? इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, इसमें एक जेल यूज़ करते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक जेल यूज़ होगा, उस जेल का नेम होगा आपका एगरोस जेल, ठीक है। ये जो एगरोस जेल है, अगर ये जेल यूज़ करेंगे तो आप डीएनए के साथ साथ आरएनए को भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो एगरोस जेल है एक लेयर की तरह होता है, ठीक है। उस मशीन पे या उस इंस्ट्रूमेंट पे वो एक लेयर की तरह होता है और इस लेयर को कास्ट करते हैं, इस लेयर को हम बनाते हैं, ठीक है। इस लेयर को जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? आपको लेना होगा अगार अगार पाउडर, ठीक है। अगार अगार पाउडर आपको पता है कि अगार अगार सी वीड से रिट्राइव करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लास 11th में जब आपने एल्गी पढ़ा होगा तो एल्गी में रेड एल्गी पढ़ा होगा। रेड एल्गी में दो एग्जाम्पल थे, ग्रासिलेरिया और जिलीडियम। ये दोनों क्या हैं? रेड एल्गा हैं और इनसे अगार अगार एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक्सट्रैक्ट जब करते हैं तो वो पाउडर के फॉर्म में निकलेगा और ये जो पाउडर है आप इसको पैक करके रखते हैं और जब आपको किसी एक्सपेरिमेंट में ज़रूरत होती है तो इसका आप जेल बनाते हैं। इसका आप क्या करेंगे? इसका जेल बनाएंगे और आप इस जेल को एक प्लेट पे कास्ट करते हैं, एक लेयर के फॉर्म में उसको स्प्रेड करते हैं और बाद में वो ड्राई होता है तो एक लेयर जैसा बन जाता है, ठीक है। और उस एगरोस जेल में बहुत सारे सीप्स होते हैं, पोर्स होते हैं। सीप आर पोर्स बोथ आर सेम थिंग। जो सीप होंगे वो डीएनए के मूवमेंट को फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। डीएनए के जो मूवमेंट्स होंगे वो सीप से होके जाएंगे, ठीक है। जैसे पोर होते हैं ना, पोर से कोई चीज़ क्रॉस होती है, सिमिलरली डीएनए के फ्रेगमेंट्स भी उस पोर से जाएंगे। बट जब वो पोर साइज छोटी होती है तो वहाँ पे एक इफ़ेक्ट क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं सीविंग इफ़ेक्ट। क्या बोलेंगे आप? सीविंग इफ़ेक्ट। जैसे आप ऐसे समझ लो कि कोई ये पोर है और इस पोर में अगर कोई बड़ा साइज़ का डीएनए फ्रेगमेंट मूव करेगा तो वहाँ पे सराउंडिंग से क्या होगा? फ्रिक्शन होगा और उस फ्रिक्शन से या एब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? सीविंग इफ़ेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीविंग इफ़ेक्ट। जब डीएनए फ्रेगमेंट्स एगरोस जेल पे मूव करेंगे तो सीप से पास होंगे और सीप से जब पास होंगे तो सीविंग इफ़ेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये सीविंग के बारे में बात हो गई, सीविंग इफ़ेक्ट के बारे में बात हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस इंस्ट्रूमेंट में हम डीएनए का सेपरेशन करेंगे। तो आपको करना क्या होगा कि आप जब जेल कास्ट कर लेंगे उसके बाद से आपको इलेक्ट्रोड का आइडिया होना चाहिए। आपको
इलेक्ट्रोड का आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रोड आपको पता है कि दो होते हैं, एक कैथोड होता है और एक आपका एनोड होता है, ठीक है। जो कैथोड एंड है उस एंड पे वेल्स बने होते हैं, कुछ वेल्स बने होते हैं। वेल्स क्यों बने हैं? क्योंकि वहाँ पे आपको सैंपल डालना है। सैंपल क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे आपने एक सेल से क्या निकाला था, आपने इंटायर डीएनए मॉलिक्यूल निकाला था। यहाँ पे आपने क्या लिखा, इंटायर, यहाँ पहले लिखो आप आइसोलेट, क्या लिखेंगे आप, आइसोलेट, ठीक है। क्या आइसोलेट करेंगे आप, आइसोलेट इंटायर डीएनए मॉलिक्यूल्स आपने आइसोलेट कर लिया, ठीक है। आइसोलेट करने के बाद आपने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन, आपने रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से ट्रीट कराया और आपको क्या मिला, फ्रेगमेंट्स मिल गए डीएनए के। ये फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, छोटे बड़े डिफरेंट साइज़ के हैं ये फ्रेगमेंट्स। यही आपका क्या है, सैंपल है। इसी सैंपल को आप वेल्स में डालेंगे। वेल्स कहाँ पे है, कैथोड वाले एंड पे है, ठीक है। और आपको पता है कि ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट है, तो डीएनए पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कैथोड एंड पे चार्ज क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, ठीक है। एनोड साइड पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही आप सैंपल को डालेंगे तो सैंपल में जो सबसे स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट होगा, सैंपल में जो सबसे स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट होगा, वो डीएनए फ्रेगमेंट जो है सबसे दूर जाएगा, सबसे आगे जाएगा। क्यों आगे जाएगा, उसकी साइज छोटी है, ठीक है। और देन वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से वो अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए वो ज़्यादा मूव करके आगे जाएगा। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा, स्मॉल फ्रेगमेंट्स होगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जो लार्ज साइज़ का होगा वो डिस्टेंस कम कवर करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद आपको अलग अलग बैंड्स मिल जाएंगे, लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज़ के बैंड्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना होगा, इसके पैरेलल आपको एक और आपको रेफरेंस बैंड रखना होगा। क्या रखना होगा, रेफरेंस बैंड। और रेफरेंस बैंड से आपको कंपेयर करना होगा कि कौन सा आपका डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है। एक बार फिर से बोल दूं कि इसके पैरेलल आप क्या करेंगे, रेफरेंस डीएनए के बैंड्स रखेंगे, डीएनए के आप बैंड्स रखेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा डीएनए आपको चाहिए, ठीक है। बैंड जो है, जो पैरेलल होगा उस रेफरेंस बैंड से, उसको आप क्या करेंगे, आप मार्क कर लेंगे। मार्क करने का क्या तरीका है, समझिए इसको। आप मार्क ऐसे करेंगे कि इस पे आप इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनिए, इथिडियम ब्रोमाइड एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है और ये डीएनए के जो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में ये ऑब्लिकली जाके पोजीशन ले लेते हैं अपनी, ठीक है। सपोज दैट ये आपका क्या है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है और ये बेस पेयर्स हैं, सपोज दैट ATGC। तो यहाँ कहीं पे ये इथिडियम ब्रोमाइड आकर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब करना क्या होगा, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो इथिडियम ब्रोमाइड है वो डीएनए, सारे डीएनए पे होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यूवी लाइट से पास कराएंगे, यूवी लाइट इस पे इंट्रोड्यूस करेंगे एक तरीके से। यूवी लाइट जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो ऑरेंज कलर का ये दिखेगा, कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर का दिखेगा। जब ऑरेंज कलर का विजुलाइज हो जाएगा देन आप रेफरेंस बैंड से कंपेयर कर लेंगे, रेफरेंस बैंड से कंपेयर करेंगे और फिर क्या करेंगे, एक नाइफ लेंगे और नाइफ से क्या करेंगे, आप अपने डिज़ायरेबल डीएनए को कट करेंगे उसके सराउंडिंग से और कट करके उसको बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने को आप क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ अ डीएनए, यहाँ पे आप देखो, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम एगरोज जेल। ये क्या है, एगरोज जेल है, वहाँ से आपने कट आउट कर दिया एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल, ठीक है ना। तो ये आपने किया, जेल पीस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप जब कट करेंगे तो डीएनए के सराउंडिंग जो जेल का पार्ट है वो भी कट करेंगे, सो दैट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जेल पीस, ठीक है। तो आप वहाँ से निकाला आपने, फिर क्या किया आपने, प्यूरीफाई किया और प्यूरीफाई करके फाइनली आपको क्या मिला, डिज़ायरेबल डीएनए मिला।
उस डिज़ायरेबल डीएनए को आप किसी वेक्टर में लगा देंगे, ठीक है, और फिर उस वेक्टर को आप रिकॉम्बिनेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एलेटोफोरेसिस का मेथड है। इस लेक्चर को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। एक बार मैं ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ। एलेटोफोरेसिस क्या एक टेक्निक है, मेथड है, जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया गया है, ब्लॉटिंग टेक्निक में यूज़ किया गया है। इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड, और वहाँ पे चार्जेस होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक जेल क्रिएट करते हैं, कॉस्ट करते हैं। जेल का जो पाउडर है वो अगार अगार है, और अगार अगार कहाँ से निकालते हैं, सी वीड से निकालते हैं। सी वीड्स क्या है, रेड एल्गा है। रेड एल्गा में एग्जाम्पल क्या है आपका, जिलिडियम ग्रासिलेरिया, ठीक है। अगार अगार लेके कॉस्ट किया, उसमें जो सीप्स क्रिएट हुए, सीप्स के हेल्प से क्या होता है, डीएनए मूव करते हैं। बट सीप की जितनी साइज होती है उसी के अकॉर्डिंग डीएनए मूव कर पाता है, अदरवाइज वो स्लोली मूव करता है या नहीं करता है। इसी को क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, सीविंग इफेक्ट। अगर इजीली पास कर रहा है तो सीविंग इफेक्ट कम होगा, अगर इजीली नहीं पास कर रहा है तो सीविंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। जब पास करेगा तो स्मॉलर जो डीएनए फ्रेगमेंट होगा वो कैथोड की तरफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लार्जर। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन आप क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड लगाएंगे, देन यूवी लाइट लगाएंगे। यूवी लाइट से ऑरेंज कलर दिखेगा, और जब ऑरेंज दिखेगा तो साइड में आप रेफरेंस बेंड लगा के कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका डिज़ायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट्स कौन सा है, तो उसको आप वहाँ से उस जेल से आप कट आउट करके उसको निकालेंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इल्यूशन। क्या बोलेंगे आप, इल्यूशन। देन उसके बाद क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका एलेटोफोरेसिस टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एक अच्छा टॉपिक है जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि कैसे कोई फॉरेन डीएनए किसी होस्ट में ट्रांसफ़र। एलेटोफोरेसिस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया है पहले भी, जब आपको मैं वेक्टर बता रहा था, और उसमें बताया गया था आपको कि कोई भी फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए और डिज़ायर्ड डीएनए किसी भी होस्ट में जब जाता है तो उस प्रोसेस को आप ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि हर एक केस में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? इसका आंसर होगा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो आपने होस्ट लिया है वो मे भी किसी फॉरेन डीएनए को वो इनटेक कर सके और नहीं भी कर सकता है वो, ठीक है। कभी कभी नहीं करता है तो उसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटेंट होस्ट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नॉन कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स। और जब फॉरेन डीएनए को ईजिली ले लेता है तो उसको बोलते हैं आप कॉम्पिटेंट होस्ट सेल बोलते हैं आप, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स, ठीक है। कॉम्पिटेंसी का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी चीज़ को जो एक्सेप्ट कर ले रहा है होस्ट सेल्स, किसी भी चीज़ का मतलब यहाँ पे डीएनए है, और डीएनए को वो ईजिली वो अपने अंदर ले रहा है। इसी एबिलिटी को कॉम्पिटेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी, ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है कि कॉम्पिटेंसी किसका होने वाला है, डीएनए का होने वाला है। ध्यान देना होगा, जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेंगे दैट मीन्स कि आप वेक्टर यूज़ कर रहे हैं। जब आप डायरेक्टली फॉरेन डीएनए आप होस्ट में डाल रहे हैं दैट मीन्स कि वो मेथड आपका वेक्टर लेस है। एक और पॉइंट है कि जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे ऐसे होस्ट सेल्स होते हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और आपको पता है कि सेल वॉल जो है रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, फंगस में भी होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं और प्लांट सेल्स में भी होते हैं। तो ये जो हार्डनेस इनकी है या इनका जो नेचर है, इनकी जो कॉम्पोजिशंस हैं, वो किसी भी फॉरेन डीएनए की एंट्री को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को शार्ट आउट करने के लिए क्या करना है, आपको सेल वॉल को रिमूव कर लेना है। आप पहले से ही सेल वॉल को रिमूव कर लेंगे, और आपको मैंने बताया है यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर क्लास 11th में कि जब किसी सेल वॉल कंटेनिंग सेल से जब आप सेल वॉल रिमूव कर लेते हैं तो रेस्ट बचा हुआ पार्ट जो होता है वो प्रोटोप्लास्ट होता है। क्या होता है, वो प्रोटोप्लास्ट होता है। ध्यान देना होगा, जब आप प्लांट सेल, फंगल सेल्स, एल्गल सेल्स या बैक्टीरियल सेल से सेल वॉल निकाल देंगे तो रेस्ट जो पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट नेचर आपको पता है, आपको क्लास 11th में कई बार मैंने बताया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सेलेक्टिवली परमेबल होगी। कैसी होगी वो, सेलेक्टिवली परमेबल होगी।
वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को ईजिली क्रॉस करने देते हैं और पोलर मॉलिक्यूल्स को जो है ईजिली क्रॉस नहीं करने देते हैं। ये उनका मतलब ट्रांसपोर्ट नेचर है। जैसे कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे चार्ज ना हो तो उसको वो क्रॉस करने देगा, बट कोई चार्जेबल मॉलिक्यूल्स है तो उसको क्रॉस नहीं करने देगा ईजिली, ठीक है, करेगा बट उसका मेथड अलग होगा, उसका तरीका अलग होगा, बट एज कम्पेयर टू नॉन पोलर स्लो करेंगे, वो उनका रेट स्लो होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं फॉरेन डीएनए को, और जब फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं तो फॉरेन डीएनए का जो चार्ज है वो आप सबको पता है कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई भी चार्ज हो तो वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, और पोलर मॉलिक्यूल्स को आप हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स ईजिली क्रॉस नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि परेशानी तो होने वाली है, परेशानी होने वाली है। तो परेशानी को हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? हम सॉर्ट आउट ऐसे करेंगे कि जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा तो उस डीएनए के साथ आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी होगी। उसमें सबसे पहले है आपका कैल्शियम, देन आपका आइस बाथ, और फिर हीट शॉक है आपका। लास्ट में आप हीट शॉक रखेंगे, यहाँ पे लिखिए, बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि हीट शॉक आपको लास्ट में देना है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि आप क्या क्या लेंगे इस पर्टिकुलर मेथड में। आप लेंगे फॉरेन डीएनए, कैल्शियम लेंगे, ठीक है, आइस बाथ लेंगे, और हीट शॉक 42 डिग्री सेंटीग्रेड का लेंगे, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? केमिकल मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। आप हेडिंग डाल लीजिएगा, जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है? केमिकल मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन का, और इसमें डीएनए को होस्ट में जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि डीएनए पे क्या है? चार्ज नेगेटिव है, दैट मीन्स डीएनए आपका हाइड्रोफिलिक है, और उसको एनी हाउ हमको ट्रांसफ़र करना है होस्ट सेल्स के अंदर। तो हम साथ में कुछ अदर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आपका कैल्शियम आयन है, आइस बाथ है, और हीट शॉक ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये हम इस्तेमाल करके उस डीएनए को हम उस होस्ट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होगा? पहले जो कैल्शियम होगा वो डीएनए के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज, तो ये इंटरेक्ट कर जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, और अट्रैक्ट होके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे को। देन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम आइस बाथ यूज़ करेंगे, ठीक है। आइस बाथ उसके बाद हम यूज़ करेंगे, और आइस बाथ का जो है वो सिग्निफिकेंस ये है कि जब पोर क्रिएट होगा डीएनए की एंट्री के लिए, तो कुछ टाइम के लिए उस पोर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। और कांस्टेंट कैसे रखेंगे? जब आप हीट शॉक देंगे, तो हीट शॉक के देने के टाइम पे होता क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स अपने प्लेस चेंज करेंगे। जब प्लेस चेंज करेंगे तो स्पेस बनेगा, और उस स्पेस से डीएनए क्रॉस होके होस्ट के अंदर चला जाएगा। सपोज दैट आपने ये लिया, ये सेल ले लिया, ये डीएनए ले लिया, ठीक है। डीएनए पे कैल्शियम बाइंड हो गया, ठीक है। हीट शॉक यहाँ अप्लाई किया, और हीट शॉक का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री रखा। आप बार बार इंस्टॉलमेंट्स में ये हीट शॉक देंगे, एक बार कंटिन्यूस फॉर्म में आप हीट शॉक नहीं देंगे। आप हीट शॉक देंगे तो बार बार इंस्टॉलमेंट में देंगे। उसका एडवांटेज ये मिलेगा कि इस मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होगी, इसके मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट्स होंगे वो फास्ट हो जाएंगे हीट शॉक से, और जब मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो पोर्स क्रिएट होगा, और पोर्स का एडवांटेज किसको मिलेगा? डीएनए विथ कैल्शियम को मिलेगा, डीएनए विथ कैल्शियम को मिलेगा, और डीएनए अंदर आ जाएगा, ठीक है। और उसी समय आइस बाथ का भी रोल होता है। आइस बाथ क्या करता है? उस पोर को, ठीक है, कुछ देर के लिए कांस्टेंट रखता है, और उसका एडवांटेज डीएनए को मिलता है, डीएनए इंटर कर जाता है। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, और ये आपका केमिकल मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है सेकंड, क्या आपका? माइक्रो इंजेक्शन है। सेकंड आपका क्या? माइक्रो इंजेक्शन है। माइक्रो इंजेक्शन इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है ये स्ट्रिक्टली एनिमल्स में एप्लीकेबल है।
प्लांट्स में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंजेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे हम इंजेक्शन देने वाले हैं, और इंजेक्शन देना प्लांट सेल्स के लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल है, वो रिजिड होते हैं, तो इंजेक्शन देना पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कि वो मैच्योर सेल है तो उसका वैक्यूल्स की साइज़ ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, लार्ज वैक्यूल्स होगा, ठीक है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल्स मैच्योर प्लांट सेल्स में। तो जब आप इंजेक्शन लगाएंगे तो वैक्यूल्स के ब्रेक होने के चांसेस होंगे, और जब वैक्यूल्स ब्रेक हो जाएगा तो प्लांट की इंटीग्रिटी जो है लॉस हो जाएगी। जब वैक्यूल्स ब्रेक हो जाएगा या वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएंगे तो प्लांट सेल्स की इंटीग्रिटी जो है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है, वो प्लांट सेल फिर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैक्यूल्स उसका रैप्चर हो गया इंजेक्शन देने से। तो आप ध्यान देंगे कि इस मेथड को ओनली एनिमल्स में यूज़ करना है, प्लांट्स में यूज़ नहीं करना है, और प्लांट्स में यूज़ भी करना है तो जो पर्सन या जो साइंटिस्ट या रिसर्चर एक्सपर्ट होगा वही प्लांट में यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ इसको आप एनिमल में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका माइक्रो इंजेक्शन। अब आते हैं जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड। तो जीन गन बायोलिस्टिक मेथड में क्या करना है आपको एक बुलेट लेना है। बुलेट किसका बना होगा? गोल्ड का और टंगस्टन का बना होगा। उस गोल्ड और टंगस्टन के बुलेट्स पे आप डीएनए की कोटिंग करेंगे, जो भी आपका डीएनए होगा, डिज़ायर्ड डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आप उस पे लगा देंगे। और जैसे गन से बुलेट्स फायर करते हैं, सिमिलरली आप बायोलिस्टिक मेथड में गन से एक बुलेट्स को फायर करेंगे और बुलेट जाएगा उस सेल के अंदर, और सेल एक क्या है, होस्ट सेल से, और देन वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, यहाँ पे जीन गन मेथड में आप क्या कर रहे हैं, गोल्ड और टंगस्टन का बुलेट ले रहे हैं, उस पर आप डीएनए की कोटिंग कर रहे हैं। डीएनए फॉरेन डीएनए भी हो सकता है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी हो सकता है। उस बुलेट को आपको एनी हाउ होस्ट सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए आपको एक गन जैसा अपरेटस होगा जिसमें एक फोर्स जनरेट होगा, उस फोर्स या उस प्रेशर से वो बुलेट जाएगा होस्ट सेल्स के अंदर और होस्ट सेल्स में फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर देगा। और ये भी क्या है, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि इसका अल्टरनेटिव जो नेम है वो है बायोलिस्टिक। बायोलिस्टिक नेम से ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका मेथड है वो है ट्रांसफेक्शन। तो ट्रांसफेक्शन को लेकर एक ही पॉइंट है कि ट्रांसफेक्शन इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये जो ट्रांसफेक्शन होता है ये ओनली एनिमल सेल्स के लिए होता है। ट्रांसफेक्शन जो टर्म है ये एनिमल सेल के लिए यूज़ करते हैं। जब आपको एनिमल सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा देन वहाँ पे आप ट्रांसफेक्शन टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड जो लास्ट है वो है एलेक्ट्रोपोरेशन। तो यहाँ पोर के थ्रू जो है डीएनए इंटर करेगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है होस्ट सेल्स में, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट होंगे, पोर्स की वजह से डीएनए इंटर कर जाएगा, ठीक है। लास्ट क्या है, लास्ट आपका केमिकल मेथड ये भी है पीईजी। पीईजी एक केमिकल है जिसका फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। ये केमिकल होस्ट सेल्स के साथ डीएनए के साथ लेते हैं, देन क्या होता है, कुछ टाइम के बाद पीईजी के हेल्प से फॉरेन डीएनए होस्ट सेल के अंदर इंटर कर जाता है और इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं लास्ट जो पॉइंट है इसका वो है डिसआर्म्ड मेथड से। डिसआर्म्ड मेथड मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप एग्रोबैक्टीरियम ले लीजिए। एग्रोबैक्टीरियम के अंदर नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर एक वेक्टर है टीआई प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। और इसको यूज़ कर लेंगे तो प्लांट सेल्स में भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, और रेट्रोवायरस अगर लेंगे तो एनिमल सेल्स में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है। इसके नेम याद कर लीजिए। एनसीईआरटी में मेनली आपका केमिकल मेथड दिया हुआ है, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन मेथड, और ये दिया हुआ है। ये चीज़ तो मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।